नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये हमारी चर्चा आज का सेशन पूरे 3 पॉइंट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले प्रस्तावना का इतिहास, कि प्रस्तावना का पास्ट किस तरह से रहा, किस तरह से इसका निर्माण होता है। सेकंड, हम लोग इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट, हम लोग चर्चा करेंगे उन सभी बिंदुओं के बारे में जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आज की सिंगल क्लास को लेने के बाद प्रेम्बल से रिलेटेड या प्रस्तावना से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीरियड ऑफ एग्जाम्स के एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, प्रस्तावना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी और ये पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए सभी के सभी द्वार ओपन कर देगा जो आपकी नॉलेज में लगातार वृद्धि करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना की अहमियत के बारे में देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। अगर विश्व के बारे में चर्चा करें तो विश्व में कुल 195 देश हैं। 195 देशों के पास लिखित या अलिखित संविधान है। लिखित संविधान प्राप्त करने वाले लगभग 70% देश हैं। इन सभी 70% देशों में लगभग सभी के पास, 195 देशों में से लगभग सभी के पास प्रस्तावना जरूर यूज की गई। अब प्रस्तावना है क्या, इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि 195 में से लगभग सभी देश प्रस्तावना का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके संविधान में प्रस्तावना नहीं है, वरना सभी ने प्रस्तावना का प्रयोग किया। जैसे आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, सपोज आपने ये कोई बुक उठाई, तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो इस चीज को डेडिकेट करता है कि ये पूरी पुस्तक किस चीज पर असर रखती है और ये पुस्तक के में हम लोग किन किन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का वह प्रथम पेज है या भारतीय संविधान का परिचय प्रस्तुत कराता है। अब क्या, भारतीय संविधान का अगर आपको परिचय लेना, आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना है कि भारतीय संविधान किन किन लाइंस को डेडिकेट किया गया है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना पूरे के पूरे संविधान का एक डेडिकेटेड फॉर्मेट आपके सामने रख देती है, जिससे आपको नॉलेज हो सके कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना के बारे में 2 पॉइंट और याद रखिएगा, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी। संविधान की आत्मा का श्रेय किसको, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, इन दोनों का श्रेय किसको दिया गया, प्रस्तावना को। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना, और संविधान की कुंजी कौन सी, संविधान की कुंजी मतलब पहला पेज जिसके द्वारा हम संविधान में एंट्री करते हैं, तो वो दोनों दोनों कौन सी है, और प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में आज तक केवल एकमात्र संशोधन हुआ है, उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ेगा। इसके साथ ही प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप जो है, इसका अगर 5 का हम चर्चा करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि ये भारत का जो संविधान बन रहा है उसके उद्देश्य को डेडिकेटेड करेगा, कि भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का स्वरूप वर्तमान समय में प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में अंगीकृत है। अब भारत का जो संविधान है वो किस तरह से, भारत का संविधान आप चाहे हिंदी में देखिए चाहे इंग्लिश में देखिए, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। मूल रूप इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में संविधान के पावर के बारे में बताया गया, यह हकीकत में संविधान किसको डेडिकेट किया गया उसके बारे में चर्चा की गई, तो संविधान क्या है उसके बारे में चर्चा की गई। सेकंड, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस है उसके बारे में बताया गया। थर्ड, डेट के बारे में कंफर्मेशन करता है। चाहे आप हिंदी देखें, जब आप इंग्लिश में देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign society, a secular democratic republic, and it to secure to all its citizens। पहले संविधान के प्रारूप के बारे में बताया गया, सेकंड इसके रूल्स के बारे में बताया गया, थर्ड डेट्स के बारे में चर्चा की गई। अब डेट में आप लोग याद रखिएगा, एक डेट है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय प्रस्तावना या भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और अगर हिंदी में अगर चर्चा करें, आपको शक संबंध में पूछे लिए, तो मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसकी पहली लाइन क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
संविधान के तीनों पार्ट्स को पढ़ने के लिए आपको 3 लेटर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरह से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, जो-जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी गलतियाँ ना हो सकें। सबसे पहले, भारतीय संविधान में किस तरह की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चंस के बारे में एक ध्यान रखिए। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में शक्ति कहाँ है? या भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया। भारत किस प्रकार का राज्य है, या भारत की दशा किस प्रकार की है? भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, परंतु निर्भर और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत में किस प्रकार की समता के बारे में चर्चा की गई? प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में चर्चा की गई। इस तरह उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में, और भारतीय संविधान को अगर पढ़ने से पहले ही अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना से आपको ये डेडिकेटेड हो जाएगा कि भारत का संविधान किस तरह से। भारत का संविधान भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। भारत का समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। साथ में ही भारत के व्यक्तियों को स्वतंत्रता के बारे में भी डेडिकेटेड करता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। अगर इनमें से कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये भारतीय स्ट्रक्चर है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक लेटर के बारे में, जैसे संपूर्ण समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, सामाजिक, आर्थिक, गणराज्य, राजनीतिक, न्याय न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या, समानता क्या, एक एक लेटर के बारे में, क्योंकि लगातार आपसे पूछा जाता है। वर्तमान स्वरूप जो ये संविधान का स्वरूप 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद प्राप्त होता है। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए लेटर जोड़े गए, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब एक एक लेटर के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आगे आगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अगर आपसे पूछे, भारतीय संविधान संप्रभुता से संपन्न है, समाजवादी के बारे में चर्चा करता है, धर्मनिरपेक्ष है या सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, रिपब्लिक है, न्याय के बारे में चर्चा कर रहा है, जस्टिस, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में और भाईचारे के बारे में। अब संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता का आशय है कि भारत को जो संविधान है, भारत में किसी भी विदेशी शक्ति का कोई हक नहीं है। भारत में किसी भी विदेशी शक्ति का कोई हक नहीं है। भारत स्वयं में स्वतंत्र है तथा अपने सभी न्याय को आंतरिक एवं बाह्य निर्णय हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा सभी निर्णय स्वतः लेगा। संप्रभुता से आशय क्या, एक बार पढ़ लीजिए। प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु शब्द का अर्थ है भारत किसी भी विदेशी आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है तथा भारत की विधायिका और संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार रखता है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों के अधिकार स्वतंत्र रखता है। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ मतलब भारत के संविधान की जो मुख्य पावर रहेगी, मुख्य पावर भारत के समाज के पास रहेगी। समाजवादी शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतंत्रात्मक तरीके से होगी। लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विश्वास रखती है जहां निजी देवन का कंफर्म नहीं। याद रखिएगा, समाजवाद क्या है कि भारत संपूर्ण शक्ति अपने समाज की पावर के रूप में यूज करेगा। साथ में भारत का मुख्य उत्तरदायित्व होगा अपने समाज को उत्तरदायी बनाना या भारत के समाज को उन्नत बनाना ही। समाजवादी क्या है? जहां पर संपूर्ण निर्णय समाज द्वारा लिया जाता हो। ठीक, फिर चर्चा करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। भारत किसी भी धर्म को स्वतः नहीं मानेगा। भारत का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आप पाकिस्तान देखिए, एक धर्म के राज्य चलता है, बांग्लादेश में एक धर्म, अफगानिस्तान एक धर्म, उस तरह भारत किसी भी धर्म के प्रति उदारवादी नहीं रहेगा। भारत में सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा तथा सभी धर्म माने जाएंगे। मतलब देश का स्वतः कोई भी धर्म नहीं होगा, वहां के व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन का अधिकार दिया जाएगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जब कभी भी किसी देश की सर्वोच्च शक्ति देश की जनता द्वारा चुन के आती हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्रात्मक। मतलब भारत में प्रत्येक बार जनता की सरकार बनती है, जनता के ही माध्यम से बनती है। लोकतंत्रात्मक अर्थ का आशय है
संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में। मतलब भारत में प्रेसिडेंट्स हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों पद लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं तथा लोगों द्वारा ही अपनाए जाते हैं। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं गणराज्य के बारे में। गणराज्य से ऐसा क्या है? भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें राज्य का प्रमुख जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, और जो प्रधानमंत्री उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मेट में चुना जाता है। न्याय प्रस्तावना में न्याय से तीन प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, भारत में किस प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा की गई। आप यहाँ पे एक लाइन लिखिए, भारत में किस प्रकार के न्याय? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। और न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। मतलब भारत में तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। तीनों न्याय के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। भारत में तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया जाता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी भारत को प्रभावित कराए गए हैं। ठीक। भारत में न्याय की अगर संकल्पना प्रस्तुत हो गई कि भारत में किस प्रकार का न्याय है, किस तरह का संघ शासित व्यवस्था है, फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसका न्याय के आगे। प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या है? संविधान की कुंजी कहते हैं, जो लास्ट में स्टार्टिंग में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारत में संविधान क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। सभी शक्तियों शक्तियों का मूल बिंदु क्या है? भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में लिखे शब्द, हम भारत के लोग इस अधिनियम को अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित करते हैं। इसका उसके उद्देश्य उसका उद्देश्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसमें ऐसा भी लिख सकते थे कि हम भारत के लोग भारत के व्यक्तियों को या भारत के लोगों को इस तरह का संविधान देते हैं। ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सर्वोच्च है। ये भारत के सभी लोगों द्वारा अपनाया गया, चाहे वो संविधान के निर्माता हो या संविधान के संरक्षक हो। प्रत्येक व्यक्ति पे संविधान पूर्णतः लागू रहता है। ठीक। अब थोड़ा सा लास्ट में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके सही संबंधित कोर्ट केस के बारे में। तीन प्रमुख कोर्ट केस हैं जो आपको याद रखिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल का 1957 का केस। 1957 में सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब प्रस्तावना अपरिवर्तित है। ठीक। उसके बाद दूसरा मामला आता है बेरूबाड़ी यूनियन मामला 1960। 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, और साथ में ये भी बताया गया कि इसमें प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को रिचेंज किया, और रिचेंज करके एक दूसरा अधिकार लेके आया, एक दूसरा रूल्स लेके आया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा इसे परिवर्तित एवं चेंज या परिवर्तन की संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है तथा इसमें परिवर्तन पॉसिबल है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेके समय समय पे मतभेद रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया। यूनियन 1957 में क्या किया गया? प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया, अतः संविधान के 1967 आर्टिकल 1967 के तहत इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। परंतु केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत बताया, इसे संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया तथा इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है। पर हाँ, एक रूल्स ये रहेगा, कोई भी संशोधन नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब जो भारत के संविधान का मूल हिस्सा है या मूल आत्मा है, उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी आप चेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ी देखा, एक एक शब्दों के बारे में व्याख्या देखी। व्याख्या के साथ हम लोगों ने फिर लास्ट में अंतिम में हम लोगों ने चर्चा की इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस किए गए वो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए उसके बारे में। अगर आपको सभी जानकारी अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर भूले बिसरे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आते रहते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों जगह आप लोगों को इसकी पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हैं। आज का सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।